प्रिय विद्यार्थियों, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि नया जो सम्राट बना निम्न सदन के समर्थन से, लुई फिलिप जिसको कहते हैं हम, लुई फिलिप, उसने कई प्रधानमंत्री बनाए, उनका मंत्रिमंडल कार्य करता रहा जब तक आपस में उनके तालमेल रहा, जब तक वो कार्य करते रहे, और जब तालमेल नहीं बैठा उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार 1830 से लेकर के 1836 तक अनेक मंत्रिमंडल, अनेक व्यक्तियों, बार बार प्रधानमंत्री बदले गए। अब 1836 में सितंबर के महीने में जब थियर्स ने जो प्रधानमंत्री बनाया था, फरवरी 1836 के महीने में उसने सितंबर 1836 में त्यागपत्र दे दिया। इस बार लुई फिलिप ने अपने मित्र मोल को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसको निम्न सदन में बहुमत प्राप्त नहीं था। मोल ने सभी पक्षों के प्रति समझौतावादी नीति अपनाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1839 तक यह कार्य करता रहा और देश में शांति बनी रही। विदेश नीति के क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण नीति का समर्थक था ये जो प्रधानमंत्री था मोल, लेकिन जनता गौरवपूर्ण नीति चाहती थी। अतः निम्न सदन में उसकी विदेश नीति का विरोध होने लगा। इस पर जनवरी 1839 में निम्न सदन को भंग कर सम्राट ने निम्न सदन को भंग कर दिया और नए चुनाव कराए गए, जिसमें मोल पराजित हुआ। उसकी पराजय प्रत्यक्ष रूप से लुई फिलिप की पराजय थी, परंतु लुई फिलिप ने बिगड़ती हुई स्थिति को संभाला और उसने मई 1839 में मार्शल सूल को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, परंतु अधिक समय तक कार्य नहीं कर सका और फरवरी 1840 में उसने त्यागपत्र दे दिया। 1840 में थियर्स जो है उसने जब माफ करना विद्यार्थियों, क्षमा चाहता हूँ, 1840 में उसने त्यागपत्र दे दिया और फरवरी 1840 में त्यागपत्र दिया। तो मार्च 1840 में थियर्स को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मार्शल सूल ने फरवरी के महीने में दिया, मार्च के महीने में थियर्स को प्रधानमंत्री बनाया। किंतु मिस्र के मेहनत अली को समर्थन देने के प्रश्न पर, यानी कि विदेश नीति के एक बिंदु पर, फ्रांस की जनता थियर्स से नाराज होगी और लुई ने भी उसकी नीति का समर्थन नहीं किया। तो नतीजा यह हुआ कि अक्टूबर 1840 में थियर्स ने त्यागपत्र दे दिया। विद्यार्थियों, इसके बाद मार्शल सूल को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया, किंतु मंत्रिमंडल का जो वास्तविक नेता था वो गिवजो रहा और वह जो गिवजो था 1848 तक कार्य करता रहा, जबकि 1848 में आप जानते क्रांति हो गई थी, तब तक यह कार्य करता रहा। यद्यपि लुई फिलिप ने अपनी आंतरिक नीति में औद्योगिक और सामाजिक सुधारों की ओर विशेष ध्यान दिया, परंतु इससे मजदूरों, किसानों और गरीबों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मजदूरों ने अपने छोटे छोटे संघ बनाकर आंदोलन प्रारंभ कर दिए। समाजवादी नेता लुई ब्लाम ने जनतंत्रीय
आधार पर सरकार का पुनर्गठन करने तथा राष्ट्रीयकरण पर बल दिया, लेकिन सम्राट ने इन मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अतः जन असंतोष बढ़ता गया। लुई फिलिप ने भाषण, लेखन व समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया तथा सरकार की आलोचना करने वाले को दंड दिया जाने लगा। उसकी दमनकारी नीति से क्षुब्ध होकर विद्रोहियों ने उसे 6 बार मार डालने के असफल प्रयास किए, किंतु सैन्य शक्ति के बल पर विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं हम लुई फिलिप की विदेश नीति की। लुई फिलिप ने युद्ध से बचने के लिए शांतिपूर्ण एवं समझौतावादी नीति अपनाई। इंग्लैंड के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग को जो इसने एक नया इंग्लैंड के साथ में उसका एक नई प्रकार की नीति, मित्रतापूर्ण सहयोग, ये उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग था, क्योंकि रूस और ऑस्ट्रिया को फ्रांस के नए राजतंत्र में विश्वास नहीं था। इसके विपरीत फ्रांसीसी जनता गौरवपूर्ण एवं क्रियाशील विदेश नीति चाहती थी। लुई ने बेल्जियम, पोलैंड, इटली, मिस्र, स्पेन और स्विट्जरलैंड के प्रति जो नीति अपनाई, उससे फ्रांस की जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यदि हम बात करें बेल्जियम की, बेल्जियम पर हॉलैंड का अधिकार था। अक्टूबर 1830 में बेल्जियम में क्रांति हो गई। लंदन में 5 शक्तियों का सम्मेलन हुआ, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इस सम्मेलन में बेल्जियम की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, परंतु जब लुई फिलिप के द्वितीय पुत्र को बेल्जियम का शासक चुना गया तो इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। तब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के चाचा लियोपोल्ड को बेल्जियम का शासक चुना गया। इससे फ्रांस की जो जनता है उसको एक अपमानजनक धक्का लगा। 1839 में फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त कार्रवाई के कारण हॉलैंड को झुकना पड़ा और उसने बेल्जियम की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। बात करते हैं पोलैंड और इटली की क्रांतियों की। लुई फिलिप के शासनकाल में पोलैंड में क्रांति हो गई। फ्रांस की जनता पोलैंड के क्रांतिकारियों को सहायता देने के पक्ष में थी, किंतु लुई फिलिप रूस को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता था, अतः उसने पोलैंड को कोई सहायता नहीं दी। रूस ने सैन्य शक्ति के सहारे पोल क्रांति को कुचल दिया। इसी प्रकार इटली की क्रांति के समय भी लुई फिलिप ने जनिच्छा के विरुद्ध इटली को कोई सहायता नहीं दी, क्योंकि इटली को सहायता देकर वह ऑस्ट्रिया से शत्रुता नहीं चाहता था। लुई फिलिप की इस नीति को फ्रांस की जनता दब्बू नीति समझती थी और जनता अपना गौरवपूर्ण इतिहास जानती थी, उसके अनुरूप फ्रांस का एक्शन चाहती थी, लेकिन लुई फिलिप किसी से भी शत्रुता मोल लेने का सामर्थ्य या साहस नहीं रख रहा था। बात करते हैं मिस्र की। नवंबर 1831 में मिस्र के पाशा मेहनत अली के पुत्र इब्राहिम ने तुर्की के प्रदेशों दमिश्क तथा सीरिया पर आक्रमण कर दिया तथा तुर्की की सेनाओं को पराजित करता हुआ तुर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ने लगा। सुल्तान ने यूरोपीय राष्ट्रों से सहायता की प्रार्थना की। इंग्लैंड व फ्रांस इस समय बेल्जियम में उलझे हुए थे। रूस ने तत्काल सुल्तान की सहायता के लिए सेनाएं भेज दी। इंग्लैंड और फ्रांस को तुर्की में रूसी हस्तक्षेप पसंद नहीं आया
और दोनों देशों ने तुर्की के सुल्तान पर दबाव डालकर संधि करवा दी। संधि के अनुसार मेहनत अली को दमिश्क, सीरिया और फिलिस्तीन। सुल्तान के दबाव में आकर सुल्तान ने दबाव में आकर दमिश्क, सीरिया आदि क्षेत्र मेहनत अली को दे दिए, परंतु वह इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। अतः अप्रैल 1839 में सुल्तान ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे पराजित होना पड़ा। जुलाई 1839 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका 16 वर्षीय पुत्र अब्दुल मजीद सुल्तान बना। इस समय तुर्की की स्थिति और भी दयनीय हो गई। उधर रूस मेहनत अली की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। इससे रूस ने इंग्लैंड के साथ मिलकर उसकी शक्ति को रोकने का निश्चय किया। दूसरी तरफ फ्रांस की जनता मेहनत अली को सहायता देने की पक्ष में थी। 1840 में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने मिलकर लंदन में एक समझौता किया, जिसके अनुसार मेहनत अली को तुर्कों के साथ समझौता करने हेतु बाध्य किया। विद्यार्थियों, इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में फ्रांस को आमंत्रित नहीं किया गया। इस घटना से फ्रांस की जनता क्रुद्ध हो उठी। जनता ने इसे राष्ट्रीय अपमान समझा और इसके लिए लुई फिलिप की जो विदेश नीति, दब्बू किस्म की जो नीति को उत्तरदायी ठहराया गया। अब स्विट्जरलैंड का गृह युद्ध देखिए। वियना कांग्रेस ने 22 कैंटन का मतलब है डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, 22 जिलों का एक स्थिर संघ बनाकर स्विट्जरलैंड का निर्माण किया था वियना कांग्रेस ने। इसमें 7 जिले कैथोलिक थे और 15 प्रोटेस्टेंट थे। 1845 में कैथोलिक जो जिले हैं, उन जिलों ने सोदरबंद नामक एक संघ बनाया और प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस कैथोलिकों को सहयोग देने की सोचने लगे। फ्रांस भी उनसे सहमत हो गया, परंतु इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट का साथ दिया और बड़ी कूटनीति से जो बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियों को कैथोलिकों को सहायता नहीं करने दी। लुई फिलिप द्वारा प्रतिक्रियावादी जिलों को सहायता देना फ्रांस के उदारवादियों को पसंद नहीं आया। इस प्रकार लुई फिलिप की असफल एवं दुर्बल विदेश नीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बार पुनः फ्रांस की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। फ्रांस की जनता इसे सहन नहीं कर सकती थी। फ्रांस के मस्तिष्क में यह धारणा हो गई थी, वहाँ की जनता के मस्तिष्क में, कि इसका मूल कारण उनके सम्राट की दुर्बलता और अयोग्यता है। क्षमा करना। अब लुई फिलिप की आंतरिक एवं विदेश नीति के विरुद्ध समूचे फ्रांस में असंतोष बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में 1846-47 में खराब मौसम के कारण देश में फसलें नष्ट हो गई और अनाज की कीमतें बढ़ गई। उद्योगों में भी मंदी आ गई और बेरोजगारी बढ़ने लगी। इस आर्थिक संकट में सुधारवादियों ने सुधारों की मांग की, परंतु लुई फिलिप ने सुधारों की मांग को ठुकरा दिया। इससे विरोधी दल उत्तेजित हो उठे। उन्होंने जनता के हस्ताक्षरों से युक्त सुधारों के नए मांग पत्र सरकार के पास भेजने का निश्चय किया। हस्ताक्षरों के लिए अधिक से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए देश में स्थान स्थान पर सहभोज आयोजित किए जाने लगे, जिन्हें सुधार सहभोज
सुधार सहभोज कहा जाता था। इस प्रकार के आयोजनों में जोशीले भाषण होते थे तथा सरकार की जोरदार आलोचना की जाती थी। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार सहभोज आयोजित करने का निश्चय किया गया, परंतु सरकार ने उस पर रोक लगा दी। जनता सुधारों की मांग के साथ साथ मंत्रिमंडल के प्रमुख गिवजो को बर्खास्त करने की मांग करने लगी। दूसरे दिन सरकार ने शांति स्थापना के लिए नेशनल गार्ड को बुला लिया, परंतु अधिकांश सैनिक जनता के साथ मिल गए। इससे लुई फिलिप घबरा गया। उसने गिवजो को बर्खास्त कर दिया और सुधारों का आश्वासन दिया। 23 जुलाई को प्रदर्शनकारियों की भीड़ विदेश मंत्रालय जा पहुंची। किसी व्यक्ति ने रक्षक दल को गोली मार दी। इसके उत्तर में रक्षक दल ने भी गोली चलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे 20 व्यक्ति मारे गए और 50 व्यक्ति घायल हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने जनता को क्रांति के लिए भड़काया, उकसाया, प्रेरित किया। 24 फरवरी को जनता विद्रोही हो उठी और पेरिस की गलियों व सड़कों पर मोर्चाबंदी कर ली। संपूर्ण पेरिस में सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। विद्रोही गणतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। क्रांतिकारियों की एक उत्तेजित भीड़ ने राजमहल को घेर लिया और सेना ने लुई फिलिप की रक्षा करने में असमर्थता प्रकट की। लुई घबरा गया और अपने पौत्र काउंट डी पेरिस को काउंट डी पेरिस को राजा बनाने की घोषणा कर अपनी पत्नी को साथ में लिया और भेष बदलकर इंग्लैंड चला गया। उसके पलायन के साथ ही राजतंत्र समाप्त हो गया और फ्रांस की क्रांति सफल हो गई। इस क्रांति के यदि हम कारणों की बात करें, इसमें मुख्य कारण तो लुई की प्रतिक्रियावादी आंतरिक एवं दब्बू विदेश नीति तथा गिवजो जो कि सर्वोसर्वा था उसकी दमनकारी नीति, जिसका अभी हमने जस्ट विवेचन किया है। इसके अलावा कुछ और कारण जैसे मध्यम वर्ग की प्रधानता। लुई फिलिप ने सिंहासन पर बैठने के बाद जो नया संविधान प्रदान किया उसमें उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया गया जो एक निश्चित मात्रा में वार्षिक कर अदा करते थे। परिणाम स्वरूप निम्न सदन में मध्यम वर्ग के लोगों का ही वर्चस्व बना रहा। आम आदमी के लिए सदन में पहुंचना लगभग असंभव था। मध्यम वर्ग ने अपने हितों का ही ध्यान रखा और जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की। इससे सामान्य जनता को कोई लाभ नहीं मिला और वे लुई फिलिप सम्राट को विद्यार्थियों क्षमा करना व्यवधान के लिए। तो मध्यम वर्ग अपने हितों के प्रति तो जागरूक रहा, अपने हितों के लिए कार्य करता रहा, जनसाधारण के हितों की उपेक्षा की। इससे जो फ्रांस का जो सामान्य नागरिक है, जो वंचित है, गरीब है, जो इतना टैक्स नहीं दे सकता कि उसको वोटिंग राइट मिले, वो लोग सम्राट को घृणा की दृष्टि से देखने लगे और अवसर मिलते ही वे एकजुट हो गए और उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका। अब बात करते हैं समाजवाद की। क्रांति के कारणों में ही जो फ्रांस में औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्रांति का विस्तार होता गया, त्यों वर्ग संघर्ष भी बढ़ता गया और समाजवाद का उदय हुआ। समाजवादी नेता लुई ब्लांक
ने मजदूरों को अपनी ट्रेड यूनियंस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने प्रभावशाली तरीके से मजदूरों के हितों को उजागर किया। मजदूरों ने अपने वेतन बढ़ाने तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सरकार से मांग की, परंतु लुई फिलिप ने हमेशा पूंजीपतियों का पक्ष लेकर मजदूरों तथा अन्य समाजवादियों को अपना विरोधी बना दिया। फरवरी 1848 की क्रांति में मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सम्राट का पतन हो गया। राजतंत्र जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। इसके कारणों में लुई फिलिप की निर्बल संवैधानिक स्थिति भी है, क्योंकि वह फ्रांस का सम्राट था, लेकिन फ्रांसीसी जनता का नहीं, क्योंकि वह निम्न सदन के लोगों ने उसको चुना था, अपना राजा बनाया था, और उस निम्न सदन को जो लुई फिलिप से पहले शासक था चार्ल्स दसम, उसने पहले भंग कर दिया था। तो उसकी वैधानिक स्थिति तो कोई थी नहीं। और उस निम्न सदन के 430 सदस्यों में से केवल 219 ही उसके पक्ष में थे, अर्थात निम्न सदन के भी लगभग आधे लोग उसके विरोधी थे। तो लुई फिलिप की जो संवैधानिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर थी, और ऐसी कमज़ोर संवैधानिक स्थिति का व्यक्ति लेकिन दमनकारी, शुरू में उसने समझौतावादी नीति से चलने का उसने प्रयास किया, तालमेल बैठाने का प्रयास किया, परंतु बाद में जो उसकी नीतियां रहीं, उन नीतियों से अधिकांश राजनीतिक दल असंतुष्ट होकर उसके विरोधी बन गए। गणतंत्रवादी तो उसकी सत्ता को ही उखाड़ फेंकना चाहते थे। अतः लुई ने भी गणतंत्रवादियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई, चारों तरफ गुप्तचरों का जाल बिछा दिया, भाषण, लेखन, समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, और सरकार की आलोचना करने वाले को कठोर दंड दिया जाने लगा। इससे लुई फिलिप के विरुद्ध असंतोष बढ़ता गया, और उसे खत्म करने के लिए, यानी कि उसकी हत्या करने के 6 प्रयास भी हुए, लेकिन वो असफल रहे। चाहे असफल रहे हों, लेकिन ये 6 प्रयास बताते हैं कि वह फ्रांस में कितना अलोकप्रिय शासक था। क्रांति के यदि परिणामों की बात करें तो 1830 की क्रांति ने तो फ्रांस के बुर्बो वंश का अंत किया था, और उसकी एक छोटी शाखा आर्लिया के लुई फिलिप को सिंहासन पे बिठा दिया। लेकिन 1848 की क्रांति ने आर्लिया के काउंट डी पेरिस, जिसको कि लुई फिलिप ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उसको ठुकराकर आर्लिया वंश की सत्ता भी समाप्त कर दी, राजतंत्र ही समाप्त कर दिया। दूसरा परिणाम यह है कि लुई फिलिप के पतन के बाद निम्न सदन ने काउंट डी पेरिस को राजा बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु गणतंत्रवादियों और समाजवादियों ने निम्न सदन को घेर लिया और उसे राजतंत्र को समाप्त करने के लिए बाध्य किया। वे गणतंत्र की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प थे। निम्न सदन ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें क्रांतिकारी नेता लामार्तीन, समाजवादी नेता लुई ब्लां और अल्बर्ट को भी सम्मिलित किया गया। अस्थायी सरकार ने 24 फरवरी 1848 को गणतंत्र की घोषणा कर दी। इस प्रकार फ्रांस में एक बार पुनः राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित हो गया। क्रांति का एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि क्रांति के बाद जो नया संविधान लागू किया गया, उसके अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे लाखों लोगों को मत देने का अधिकार मिला। इससे मध्यम वर्ग के प्रभाव में थोड़ी कमी आई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।